दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ? कहानी का अगला पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। तब तक आप इस नई कहानी आधा इश्क को देखिए और इस कहानी को भी प्यार दीजिए। भूमि, अरे भूमि सुनो तो। एक लड़का गुस्से से जा रही एक लड़की के पीछे आते हुए उसे आवाज़ दे रहा था, पर वो लड़की तेज़ कदमों से चली जा रही थी। उस लड़के ने लगभग दौड़ते हुए उसके पास आकर उसकी बाँह पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, यार एक बार सुन तो लो। क्या सुनूं मैं? कहिए क्या सुनूं मैं? उस लड़की ने गुस्से में कहा। भूमि, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, पर वो लोग तुम पर फप्तियाँ कस रहे थे। सुनता रहता है क्या? हाँ, पकने देते उन्हें, आदत है मुझे इन सब की। तुम्हें होगी, मुझे नहीं है। हाँ, इसकी आदत नहीं है, पर भरे बाजार में तमाशा करने की आदत है। भूमि, क्या भूमि? इन छिछोरे की ओछी बातों पर किसी का ध्यान नहीं गया, पर आपकी मारपीट के कारण हर एक नज़र मुझ पर ठहरी थी। सब घूर घूर कर देख रहे थे मुझे। तो क्या सिर्फ इस वजह से कि लोग देख रहे हैं, किसी को भी तुम्हारे साथ अपराधता करता देख मुख दर्शन बना रहूं? ये चाहती हो तुम? सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा। तो गुंडागर्दी करेंगे आप, या खुद को कोई हीरो समझ रहे हैं? जो समझना है समझो। प्यार करता हूँ तुमसे। किसी ने आँख उठाई तो आँख फोड़ दूंगा, और हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर किसी ने मुझे पहचान लिया और बात मेरे घर तक पहुंच गई कि मैं आपके साथ हूँ, तो अंजाम आप सोच भी नहीं सकते। प्यार किया है भूमि, कोई गुनाह नहीं। क्यों डरती हो इतना? और अगर इतना ही डर था तो प्यार क्यों किया? प्यार सोच समझ कर नहीं होता, होना था हो गया। लेकिन अब डर लगता है कि पिताजी नहीं माने तो। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। लड़की की आंख झलक आई। उस लड़के ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। नहीं जानते हैं मेरे घर वालों को। पिताजी शहर के जाने माने पुरोहित हैं। बहुत नाम है हमारे परिवार का। उनके लिए मान प्रतिष्ठा हर चीज़ से बढ़कर है। अगर उन्हें पता लगा कि मैं किसी गैर जाति के लड़के से मिलती हूँ, तो घर में कैद कर दी जाऊँगी। इतना क्यों घबरा रही हो? मैं बात करूँगा ना उनसे। अब ज़माना बदल रहा है। जात पात इतना मायने नहीं रखता अब। हर तरीके से सुखी रख सकता हूँ मैं तुम्हें। और हर पिता अपनी बेटी के लिए यही तो चाहते हैं कि वो खुश रहे। देखना, वो मान जाएंगे। वो नहीं मानेंगे, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उन्हें। वो कभी नहीं मानेंगे। अगर नहीं माने तो मैं भगा कर ले जाऊँगा तुम्हें, पर तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं होने दूँगा। कहते हुए उसने भूमि को अपनी बाहों में कस लिया। साहब, रात हो गई है और अभी लंबा सफ़र है। कुछ खाना हो तो खा लीजिए। आगे 5-7 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं मिलेगा। ड्राइवर की आवाज़ पर कार की पिछली सीट पर बैठा 28-30 वर्षीय युवक अपने ख्यालों से बाहर आया और ड्राइवर की ओर देखा, तो ड्राइवर ने अपनी बात फिर दोहराई, कुछ खाना हो तो खा लीजिए साहब। आगे काफ़ी दूर तक कोई ढाबा नहीं मिलेगा। उस युवक ने खिड़की से झांक कर देखा। कार एक ढाबे पर रुकी थी। हाँ, मैं गर्दन कर वो कार से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर वापस गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। उस युवक ने अपने बैग से एक डायरी निकाली और उसका पन्ना पलटकर कुछ लिखने लगा। मैं मृगांक अग्रवाल एक बार फिर उसी शहर में वापस जा रहा हूँ जहाँ से सब कुछ खोकर गया था मैं। भूमिका पुरोहित, मेरी भूमि, मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी। आज सालों बाद लौट रहा हूँ तुम्हारे शहर में, और साथ लौट रही है तुमसे जुड़ी यादें भी। तो वो कभी मुझसे अलग हुई नहीं, पर जैसे जैसे मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ, वो यादें भी मेरे दिलो दिमाग पर जीवंत होने लगे हैं। सोच कर गया था कि ना इस शहर में वापस आऊँगा और ना ही कभी तुमसे मिलूँगा, पर ना जाने क्यों आज दिल में तुमसे मिलने की ख्वाहिश जगने लगी है। ना जाने क्यों निगाहें तुम्हें फिर से एक बार जी भर देखने को मचलने लगा है। कुछ पन्ने पलटकर उनके बीच तस्वीर निकाली। उस तस्वीर को देख मृगांक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखरी।
आना तो नहीं चाहता था भूमि, पर आ रहा हूँ। शायद कोई कर्ज बाकी रह गया उस शहर का मुझ पर, जिसे चुकाने मुझे वहाँ आना पड़ रहा है। वरना जिस शहर ने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली, वहाँ पर मैं कदम भी नहीं रखना चाहता था। फिर मुस्कुरा कर, पर ज़िंदगी भी तो ऐसी शहर में है, जो दिया उसे वापस छीन लिया तो शिकायत कैसी। खुश है तू तो किसी से कोई शिकायत नहीं मुझे, ज़माने की गई बेवफाई भी मंजूर है मुझे। तू ना मिली मुझे इस बात का गम नहीं, तूने चाहा था कभी बस इस बात का सुकून है मुझे। वृंदावन उत्तर प्रदेश। एक घर की घंटी बजती है। 45-46 वर्षीय महिला रसोई घर से आवाज़ देकर बोली, अरे वर्षा, शीतल, देख तो कौन है। इस घर में मेरी एक आवाज़ पर कोई काम हो जाए। समझ नहीं आता कि मैं मालकिन हूँ इस घर की या नौकरानी। कब से घंटी बज रही है, मगर मजाल है कोई सुन ले। दो बेटियाँ जनी हैं, पर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कुछ देर बाद भी जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला और घंटी बज रही थी, तो तौलिए से हाथ पोंछते हुए वो महिला रसोई से बाहर आकर बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा की ओर बढ़ गई थी। महिला ने दरवाज़ा खोला। सामने 19-20 वर्षीय एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे देखते ही उस महिला के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। राधे राधे गंगा मौसी, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। राधे राधे छोटी पंडिताइन, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ। गंगा जी ने कहा, पहली बात तो मौसी कि आप मुझे ये छोटी पंडिताइन बुलाना बंद कीजिए। ऐसा लगता है जैसे मेरी जवानी से पहले मेरा बुढ़ापा आ गया हो। और दूसरी बात, अपनी मौसी का घर है तो सुबह सुबह क्यों नहीं आ सकती। उसने अंदर आते हुए अपनी बात पूरी की। मैं तो छोटी पंडिताइन ही बोलूँगी। पंडितों की बेटी हो तो इतना सम्मान देना तो बनता है। गंगा जी ने मुस्कुरा कर कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता। खैर, ये प्रसाद देने आई थी। आज राधा अष्टमी है ना, तो मंदिर गई थी। गंगा जी के हाथ में प्रसाद का बर्तन पकड़ाते हुए कहा, देखो, एक तुम हो इतनी सुबह उठकर मंदिर भी हो आई, और एक मेरी रानिया है, काम ना काज के, दुश्मन अनाज के। सुबह से अकेली रसोई में लगी हूँ। मजाल है कि दोनों में से कोई आ जाए मदद के लिए। गंगा जी ने खींचते हुए कहा। इस पर वो लड़की हंस दी और बोली, हमारे घर का नियम ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सो मुझे उठने की आदत है। आप दुखी ना होइए मौसी, चलिए मैं मदद कर देती हूँ आपकी। गंगा जी कंधे पर हाथ रखकर प्यार से रसोई घर की तरफ धक्का देते हुए उनके साथ चल दी, और गंगा जी के मना करने के बाद भी उनकी मदद करने लगी। अच्छा मौसी, वर्षा का तो मुझे पता है, पर शीतल दीदी भी देर तक सोती रहती है। क्या बताऊँ बेटा, शादी तय हो गई है, मगर मजाल है कि जिम्मेदारी का भान हो थोड़ा सा। पता नहीं ससुराल में कैसे निभा करेगी। सास बेलन से स्वागत करेगी इसका। गंगा जी की बात पर वो खिलखिला दी। सच में भूमि, तुम्हें देखती हूँ ना, तो बेटा ना होने का बहुत अफसोस होता है। बेटा होता तो तुम्हें बहू बनाकर अपने पास रख लेती। आखिर ऐसी बहू तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। क्या मौसी, आप भी भूल गई कि मैं पंडिताइन हूँ और आप बनिया। बेटा भी होता तो भी सच नहीं हो पाती आपकी सपनिया। सपनिया, अपना सुर लगाने के लिए सपानिया, भूमि ने कहा, तो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। अच्छा मौसी, और कुछ काम नहीं हो तो मैं जाकर वर्षा को देखूं, वरना पता लगा मैडम ने आज भी देर करवा दिया। नहीं बेटा, बहुत मदद कर दी तुमने। जाओ देखो, वो अपने कमरे में ही होंगी। भूमि अपने हाथ साफ कर वर्षा के कमरे की ओर बढ़ गई। गलियारे से सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी, जहाँ 2 कमरे बने थे, जिनमें पहला कमरा शीतल का था और दूसरा वर्षा का। भूमि ने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला और बेधड़क अंदर आते हुए बोली, अरे ओ कुंभकर्ण की चेली, कितना सोएगी। मगर वहाँ तो कोई नहीं था। भूमि ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आई। वो अपने आप में तो महारानी बाथरूम में है। वो बाथरूम के पास गई और दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, ओ राक्षसी, जल्दी बाहर आ। एक तो दोपहर तक सोती रहती है,
ऊपर से नहाने में भी 4 घंटे लगाती है। ज़्यादा नहाकर गोरी नहीं हो जाएगी, मिलेगा तो तुझे महंगा दूल्हा ही। भूमि चुप हो गई, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि इस बात पर तो पलटकर जवाब मिल जाता था उसको। जल्दी कर, बता रही हूँ। आज अगर तेरी वजह से लेट हुई ना तो कसम से बस मैं उस चिपकू के साथ बिठा दूंगी तुझे। बेचारा रोज़ तेरे लिए सीट रोक कर रखता है पर तू बैठती ही नहीं, भूमि ने कहा और बेड पर जाकर इंतज़ार करने लगी। भूमि बेड पर बैठकर वर्षा के बाथरूम से बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद उसने फिर से आकर दरवाज़ा खटखटाते हुए आवाज़ दिया। अरे ओ भूतनी, अब निकल भी आ, इतना नहाएगी तो पानी में गल जाएगी, जल्दी बाहर आ। कोई जवाब भी नहीं दे रही। सुन, मैं बस 5 मिनट इंतज़ार करूँगी तेरा। अगर तू बाहर नहीं आई तो दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूँगी, फिर नहाती रहना सारा दिन। अपनी बात भूल वो जाकर वापस बैठ गई, इस बात से बेखबर कि बाथरूम के अंदर वर्षा नहीं कोई और ही है जो उसकी बातें सुन चिल्ला रहा था। देर बाद वो शख्स बाहर आया तो देखा कोई लड़की पैर नीचे लटकाए और एक के ऊपर एक चढ़ाए कोहनी मोड़कर उस पर अपना सर टिकाकर अधलेटी सी बैठी कोई बुक पलट रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और उसके लंबे बाल पंखे की हवा पर लहरा रहे थे। वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि भूमि बोल पड़ी, शुक्र है महारानी कि तुम्हारा स्नान कार्यक्रम पूर्ण हुआ। वर्षा, ये क्या मैगज़ीन पढ़ती रहती है तू? एक ढंग की पिक्चर। कहते हुए वो मुड़ी तो एक अनजान शख्स को वहाँ देख उसकी आंखें फैल गई और बात अधूरी रह गई। वो लगभग बेड से उछलते हुए खड़ी हुई और उसकी तरफ देखकर बोली, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? चोर हो? चोरी करने आए हो? देखो, सोचना भी मत वरना मैं शोर मचाऊंगी। फिर चिल्लाकर वर्षा, गंगा मौसी, शीतल दीदी, जल्दी आइए, घर में चोर घुस आया है। उस शख्स को उसकी हरकत समझ नहीं आ रही थी, ना ही वो उसे कुछ बोलने का मौका दे रही थी। कुछ सोच वो उसकी ओर बढ़ा। वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, तुम जानते नहीं मुझे। पंडित के लड़के हूँ, श्राप दे दूंगी तो यहीं भस्म हो जाओगे। मेंढक बना दूंगी तुम्हें, आगे मत बढ़ना, तुम जानते नहीं मुझे। वो शख्स वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। वो उसे डरा धमका रही थी और खुद ही पीछे हो रही थी। उसकी हरकत और बातें सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भूमि ये देखकर बोली, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? बनाऊँ क्या मेंढक? बोलो, बनाऊँ क्या? इतनी अच्छी शक्ल है, कट्टे कट्टे मुस्टंडे जैसे दिखते हो। ये नहीं कि कोई काम धंधा करो, चोरी करने चले आए। लज्जा नहीं आती क्या ऐसे चोरी चकारी करते हुए? भूमि पीछे हटती जा रही थी और उस शख्स को धमकाने के साथ साथ बाकी सबको आवाज़ भी लगा रही थी, जबकि वो शख्स वहीं खड़ा उसे देख रहा था। पीछे हटते हुए भूमि की नज़र बेड के साथ लगी टेबल पर रखे फूलदान पड़ गई। उसने भागकर उसे उठा लिया और फूलदान दिखाते हुए उसकी ओर बढ़ी। पागल हो क्या? वो पीछे हटते हुए बोला। डर लग रहा है? मुझसे सभी को डर लगता है। मेरी शक्ल पर मत जाना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। मुझसे बचकर भागने का तो सोचना भी मत। मेरे होते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी मौसी के घर में चोरी करोगे? तुम्हारा वो हाल करूँगी कि चोरी करना भूल जाओगे। वो बोलते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी तक गंगा जी और वर्षा वहां आ गए और उन दोनों को देख कुछ बोलते हुए उससे पहले ही भूमि बोली, मौसी, वर्षा, ये चोर घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रहा था, पर आप लोग चिंता मत करो, मैं इसकी बैंड बजा दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? वर्षा, दरवाज़ा बंद करो, ये भागने ना पाए। आज इसकी सारी चोरी की आदत ना छुटाई तो मेरा नाम भूमिका पुरोहित नहीं। कहते हुए वो फूलदान उठाई उसकी ओर बढ़ी। जी और वर्षा ने उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाई। भूमि का ध्यान उस ओर जाता देख उस शख्स ने तेज़ी से पीछे जाकर उसे जकड़ लिया कि कहीं सच में वो फूलदान न मार दे और उसके हाथ से फूलदान छीनने की कोशिश करने लगा। ये देख भूमि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे हाथ मत लगाना, पाप लगेगा, नरक में जाओगे दुष्ट, वहाँ भी चैन नहीं मिलेगा पापी, चोरी करना पाप है।
नदी किनारे सांप है, छोड़ मुझे अधर्मी। वो इतना तेज चीख रही थी कि वर्षा और गंगा जी ने अपने कान पर हाथ रख लिए और भूमि की तरफ बढ़ते हुए उसे चुप होने को कहने लगी। पर भूमि अपनी ही धुन में उसे धमका रही थी। उस शख्स ने ये देख खींचकर उसका मुंह दबा दिया। भूमि ने खुद को बचाने के लिए उसके हथेली पर काट लिया। एक हल्की दर्द भरी चीख के साथ उसने पीछे होते हुए अपनी हथेली अपने मुंह में रख लिया। इधर मौका पाकर भूमि ने वो फूलदान उठाकर उसके सर पर वार करने को हुई कि वर्षा चीख पड़ी, भूमि रुक, भैया है मेरे। तब तक शीतल और उसके पापा सतीश जी भी वहां आ चुके थे। भैया भूमि के मुंह से निकला और उसके हाथ रुक गए। भूमि ने उस शख्स की ओर देखा जो अपना हाथ मुंह में रखे उसे गुस्से से घूर रहा था। भूमि ने असमंजस में गंगा जी और वर्षा की तरफ देखा। मृगांक बेटा ठीक हो। गंगा जी उसके पास आकर उसे बिठाकर उसका हाथ देखने लगी। मृगांक के हाथ से खून निकल रहा था। गंगा जी ने ये देख भूमि से कहा, अरे वो छोटी पंडिताइन राक्षसी थी का? पिछले जन्म में खून निकाल दी बच्चे का। भूमि प्रश्न सूचक दृष्टि से वर्षा की ओर देख रही थी। सच में पगलेट है तू, एक बार दूसरे की भी सुन लिया कर। सुपर फास्ट बकबक मशीन बन जाती है। वर्षा मृगांक के पास आते हुए बोली, भैया है मेरे दिल्ली वाले बुआ के बेटे सतीश जी और शीतल भी वहाँ आ गई। भूमि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शीतल ने उसकी तरफ देख कर बोली, सच में दिमाग नहीं है तेरे अंदर। बताओ, अच्छे खासे इंसान को चोर बना दिया और ऐसे काटते हैं क्या? सबकी बातें सुन भूमि का मुंह लटक गया था, जिसे देख सतीश जी बोले, अरे सब मिलकर डांट क्यों रहे हो? बच्ची को थोड़ी पता था। अचानक से देखा इसे तो लगा कि मैं चोर हूँ। वही तो कह रही हूँ कि कम से कम एक बार पूछती या हमारी बात ही सुन लेती। ऐसे कैसे किसी को भी कुछ बना दिया? गंगा जी ने कहा, समझी बेटा, आगे से कुछ भी करने से पहले सामने वाले की बात सुन लेना हर बार। सतीश जी अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही भूमि बोल पड़ी, जी मौसा जी, मैं समझ गई। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर चोर जैसा दिखने वाला इंसान चोर नहीं होता। आगे से कोई चोर लगा तो उसे मारने से पहले उससे पूछ लूँगी, तुम सच में चोर हो ना? भूमि अपनी ही धुन में बोल गई, इस बात से बेखबर कि सब उसे आंखें फाड़ देख रहे थे। उसे कुछ समझ आता कि क्या हुआ उससे पहले ही वर्षा बोली, मतलब क्या है तेरा? मेरे भैया चोर जैसे दिखते हैं? भूमि की आंखें बड़ी हो गई। उसने मृगांक की तरफ देखा जो गुस्से से उसे देख रहा था। भूमि ने एकदम से बोला, नहीं, मेरा मतलब था कि ज़रूरी नहीं कि जो ऐसा दिखता हो वही हो, कुछ और भी हो सकता है। मतलब चोर चोर भी हो सकता है और चोर चोर भी नहीं हो सकता। फिर खुद से अपना सर 2-3 बार पीटते हुए बड़बड़ाकर ये क्या बक रही है भूमि? नहीं, मेरा मतलब। उसकी नज़र फिर से मृगांक से टकराई तो उसके शब्द अटक गए और वो तेजी से कमरे से बाहर भाग। यहाँ खड़ी क्या देख रही हो दोनों? जाओ दवाई लेकर आओ, गंगा जी ने कहा। मौसी। भूमि की आवाज़ पर गंगा जी ने मुड़कर देखा। वो दरवाजे से झांककर देखते हुए बोली, मौसी आप ना इनको घाव के साथ अच्छे से कूट कर कच्ची हल्दी लगा दीजिए। सब फिर उसकी ओर देखने लगे। भूमि वापस अपना सर पीटते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब। समझ गई, कच्ची हल्दी कूट कर घाव पर लगा दूंगी, गंगा जी ने कहा तो भूमि ने हाँ में गर्दन हिला दी थी। तभी उसकी नज़र फिर मृगांक कर चली गई। भूमि हड़बड़ाकर वहाँ से जाने लगी, फिर वापस आकर बोली, वर्षा मैं कॉलेज में बाहर कर रही हूँ, इंतज़ार का समय हो गया, तुम बस में आ जाना। वर्षा असमझ सी उसे देखने लगी। भूमि ने वापस अपना सर पीटा और कुछ बोलने को हुई पर बिना बोले वहाँ से चली गई। भूमि सीढ़ियों उतरकर अपने घर की ओर बढ़ गई। जो कुछ हुआ उसे लेकर उसके मन में बहुत हलचल मची थी। साथ ही उसे झिझक भी हो रही थी कि सब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। इधर गंगा जी ने मृगांक के हाथ पर हल्दी का लेप लगाते हुए कहा, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं मामी, ठीक हूँ। हो तो एक बार डॉक्टर से दिखा लेना। सच में पागल लड़की है, कैसे काट लिया? बताओ, बैठे बिठाए बच्चे का हाथ जख्मी हो गया, ठीक हो जाएगा, अब ज़्यादा ही परेशान हो रही हैं, सतीश जी ने कहा। परेशान कैसे ना हूँ, दीदी को पता चला तो क्या कहेंगी कि मैंने बच्चे का ध्यान नहीं रखा। इतना भी कुछ नहीं हुआ मामी जो आप इतना परेशान हो रही हैं। वैसे ठीक कौन ये पागल लड़की? वो सामने के घर में रहती है, वर्षा की सहेली है। पर वो तो कह रही थी
मेरी मौसी का घर है, चोरी मत करना। उसकी माँ भी मेरी ही गांव से थी तो मुझे मौसी कहती है। वो बहुत अजीब लड़की है, कितना बोलती है। सच में इसके दिमाग में कोई खराबी तो नहीं है? ऐसा नहीं है मृगांक, बड़ी हो गई है पर मन से अभी भी बच्ची है, बहुत भोली है। आपकी इस भोली बच्ची ने हथेली जख्मी कर दी, रोका ना होता तो सर फोड़ चुकी होती। अरे उसे गलत फहमी हो गई थी। वर्षा ने कहा, गलत फहमी? नहीं, ये बताओ तुम्हारे वृंदावन में चोर चोरी करने से पहले नहाते हैं क्या? उसकी बात पर सब हंस दिए। अरे जरा सी पागल है, घास फूस खाने से दिमाग थोड़ी चलता है, ऊपर से सारी ऊर्जा तो बकबक करने में खर्च हो जाती है। शीतल ने कहा। घास फूस? मृगांक ने ना समझते जैसा बोला। मतलब शुद्ध शाकाहारी परिवार से है जहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता। टिपिकल पंडित है, शीतल ने कहा। पंडित? टिपिकल पंडित नहीं, पागल पंडित कहना ठीक होगा। गॉड, कितना बोलती है, कुछ भी बोले जा रही थी। मेढक बनाने वाली थी मुझे अपने श्राप से। सब ने उसकी तरफ देखा, फिर एक साथ हंस पड़े। मृगांक बहुत अजीब सी लड़की है, धमका मुझे रही कि बहुत खतरनाक है, और डर के मारे सूखे पत्ते भी खुद फड़फड़ा रही थी। बाद में माँ ने उसको कुटवा भी रही थी, वर्षा ने कहा और हंस दी। बाकी सब भी उसकी बात पर हंसने लगे। बड़ी हंसी आ रही है सबको। अच्छी खातिरदारी हो गई मेरी आते ही, पर वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी? ये मेरी गलती है बेटा। वो वर्षा को बुलाने आई और मैं बताना ही भूल गई कि वर्षा का कमरा तुम्हें दे दिया है, गंगा जी ने कहा। सबको बातें करता देख सतीश जी वहाँ से चले गए। गंगा जी भी नीचे आकर अपने काम में लग गई। शीतल का फ़ोन आया तो वो भी चली गई। अच्छा भैया, आप आराम कीजिए, कॉलेज का समय हो रहा है, वर्षा ने कहा और जाने लगी। वर्षा सुन, ये चिपकू कौन है? कौन चिपकू भैया? वो लड़की बोल रही थी, जो भी नाम है उसका, कह रही थी कि कोई चिपकू है जो तुझे परेशान करता है। परेशान करता है? उसकी इतनी हिम्मत, टांगे तुड़वानी है क्या उसे? वो तो बस हमसे एक स्टॉप पहले से बस पकड़ता है तो सीट रोक कर रखेगा कि मैं उस पर बैठ जाऊं। तू सच बोल रही है? हाँ भैया, अजीब लड़का है। भूमि कहती है 4G के ज़माने में लैंडलाइन लेकर चलता है। मतलब आज के ज़माने में बाबा आदम के ज़माने की आशिकी करता है। कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ रही तुम? भाई से ऐसी बातें कौन करता है? ऐसा भी क्या है जो नहीं बोल सकती? कौन सा अफेयर चल रहा है मेरा उस चिपकू के साथ? चिपकू अच्छा नाम रखा है। अरे वो मैंने नहीं रखा, भूमि ने रखा है। पता क्या हुआ, एक लड़की थी जिसे स्कूल के टाइम से ही भूमि की नहीं बनती थी। जब भी भूमि को गुस्सा आता तो उसे बदला लेने के लिए उसकी सीट पर च्युइंगम चिपका देती थी। उस दिन भी उसी के लिए रखा था उसने, पर वो महाशय जाकर बैठ गए और चिपक गए। तब से चिपकू नाम रख दिया। बड़ी मज़ेदार सहेली पाली है तूने। पाली है भैया, सहेली है, कोई पेट नहीं जो पाली है। खा, कितनी अजीब लड़की है, एक मुलाकात में ही मेरी भाषा बिगाड़ दी। कान खा गई पूरी। पहली बार किसी लड़की को इतना बोलते देखा है। वर्षा हंसती और बोली, वो भी इतना नहीं बोलती, अमूमन तो शांति रहती है, पर उसके साथ एक परेशानी ये है कि जैसे नर्वस होने पर आम लोगों की ज़बान अटकने लगते हैं, उससे कुछ ज़्यादा ही चलने लगते हैं। कांक हंस दिया और बोला, मतलब सच में दिमाग में कोई लोचा है? वैसे पहले तो कभी नहीं देखा इसे। नई बनी है क्या? 4th क्लास से मेरी फ्रेंड है। आपने नहीं देखा कि हम 2 साल पहले इस घर में शिफ्ट हुए हैं और तब से आप आए नहीं, और पुराने वाले घर पर कभी जाती नहीं थी। अच्छा चलती हूँ, वरना वो इंतज़ार में कॉलेज करती रह जाएगी और मैं बाहर ढूंढती रह जाऊँगी। वर्षा ने कहा तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और ज़ोर से हंस दिए। वर्षा तैयार होकर बाहर आई और भूमि को आवाज़ लगाई। भूमि अपने घर से बाहर आई और दोनों बस स्टॉप की ओर चल दी। बस में चढ़कर दोनों सीट देखकर वहाँ बैठ गई। वर्षा, ज़्यादा तो नहीं लगी ना? भूमि ने सकुचाते हुए पूछा। क्या? तेरे जो भैया हैं उनको काट लिया था ना मैंने, भूमि छेपते हुए बोली। वर्षा हंसने लगी और बोली, यार भूमि, तू राक्षसी मुझे कहती है और राक्षसी जैसे काम खुद करती है। चक्कर क्या है? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं सबको काटती फिरती हूँ। अब उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया था, सांस नहीं आ रही थी मुझे, लगा जैसे वहीं मर जाऊँगी मैं। क्या करती बोल? ऊपर से मुझे लगा कि वो चोर है। चोर? सीरियसली तू भी ना? कहाँ से चोर लगे वो तुझे? और कौन सा चोर चोरी करने से पहले नहाता है?
वर्षा ने हंसते हुए कहा। तो भूमि ने चिढ़कर देखा और मुंह फेर कर बैठ गई। भूमि, अच्छा सॉरी यार, अब नहीं हंसती। नहीं, तू हंसी ले, जी भर के हंस ले, सारी गलती तेरी थी, फिर भी तू मुझ पर हंस ले। मेरी गलती? हाँ तेरी गलती। तूने बताना चाहिए था ना कि तेरे घर पर कोई चोर जैसा दिखने वाला इंसान आया है और तेरे कमरे में रुका है। चोर जैसा? भूमि ने अपना जीभ दांत के नीचे दबा लिया और धीरे से एक आंख खोलकर सॉरी बोली। तू जो उनके बार बार चोर बोल रही है, पता कौन है वो? कौन है? बहुत जल्द आईपीएस ऑफिसर बनने वाले हैं। सिलेक्शन हो गया है उनका। कुछ दिनों में ट्रेनिंग पर जाना है, इसलिए मिलने आए हैं। जी जान से तैयारी कर रहे थे, तभी 2-3 साल से यहाँ नहीं आ सके। इन्हीं के कारण तो शीतल दीदी की शादी की डेट 1 साल आगे बढ़ी है। ओह अच्छा वर्षा, वो तो बहुत गुस्से होंगे ना मुझ पर। देखा मैंने, मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे जलाकर भस्म कर देंगे मुझे। बहुत नाराज़ हैं। जब तक वो है तू ज़रा घर से दूर ही रहना, वरना कहीं सच में भस्म न कर दे तुझे। भूमि ने आंखें बड़ी कर कर उसे देखा। क्या हुआ? भूमि ने नाव में गर्दन हिलाई और बोली, मैं दूर रहूँगी पक्का, मुझे भस्म नहीं होना। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। उसकी बात सुन और उसकी शक्ल देख वर्षा को हंसी आ रही थी। उसने तो यूं ही मजाक में कह दिया था, पर भूमि सच समझ लेगी, उसे पता नहीं था। आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।